बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। ये है आपका कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशंस और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मंसूर अहमद। आज आपके इस कोर्स का 21वां लेक्चर है। हस्बे मामूल हम देखेंगे कि पिछले लेक्चर में हमने कौन से टॉपिक्स कवर किए। पिछले लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये लेक्चर यानी 20वां लेक्चर और जो लेक्चर नंबर 21 आज के लेक्चर, ये दोनों समझिए तो एक ही लेक्चर हैं, तो उसी की कंटिन्यूटी है ये पिछले लेक्चर की बेसिकली। तो पिछले लेक्चर में जनाब हमने सॉल्यूशन अबाउट द सिंगुलर पॉइंट्स डिस्कस किया। फिर यानी इसी को जो है उसमें हमने सिंगुलर पॉइंट्स की टाइप्स क्या होती हैं, उसमें रेगुलर सिंगुलर और इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं, उसकी हमने डेफिनेशन देखी। उसके बाद हमने क्या किया जनाब के कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए हमने आइडेंटिफाई करना सीखा कि कैसे रेगुलर और इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि कॉम्प्लेक्स सिंगुलर पॉइंट्स भी हो सकते हैं, ताहम हमारा जो कोर्स है इसमें सिर्फ रियल सिंगुलर पॉइंट्स पे बात की गई है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन अबाउट द सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड करने के लिए फ्रोबेनियस मेथड यूज किया जाता है। तो हमने फ्रोबेनियस मेथड को एक थ्योरम की शक्ल में देखा, फिर उसमें फ्रोबेनियस मेथड को या इंप्लीमेंट करने के लिए कौन से स्टेप्स हैं उसके बारे में हमने बात की, और फिर कुछ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की। अब आज का लेक्चर क्या है थोड़ा सा ब्रीफली मैं बता दूं और फिर हम लेक्चर को बाकायदा शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जो इंडिशियल इक्वेशन है, इंडिशियल इक्वेशन जो हमने पढ़ी पिछले लेक्चर में, उसके बारे में बात की कि उसके रूट्स जो हैं वो उसकी नेचर पे कुछ सॉल्यूशंस डिपेंड करते हैं। पहली बात तो ये थी कि फ्रोबेनियस मेथड जो है जरूरी नहीं कि हमेशा हमें दो सॉल्यूशन दे। अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक सॉल्यूशन भी दे सकता है। तो फिर इसकी नेचर पे डिपेंड करता है ये कि उसके रूट्स किस तरह के हैं, फिर उसी पे डिपेंड करता है कि जो सॉल्यूशन वो किस तरह के होंगे। आज के लेक्चर में एक्चुअली हम इंडिशियल इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसकी नेचर कैसे होगी और उसकी सूरत में जो सॉल्यूशंस हैं वो किस तरह के होंगे, बाकायदा एग्जांपल्स के जरिए बात एक्सप्लेन की जाएगी। तो मेन आज के टॉपिक यही है हमारा। तो देखते हैं जनाब, केस ऑफ इंडिशियल रूट्स। व्हेन यूजिंग द मेथड ऑफ फ्रोबेनियस we usually distinguish three cases corresponding to the nature of the initial roots। कि वो जो इंडिशियल इक्वेशन थी उसके रूट्स जो हैं उसके बारे में तीन पॉसिबिलिटीज हम कंसीडर करते हैं। वो क्या है जी? फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन लेट अस सपोज दैट R1 and R2 are the real solutions of the initial equation, and that is, when appropriate, R1 denotes the largest root। अब जनाब उसकी नेचर को डिस्कस करने के लिए हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो जो इक्वेशन है उसके जो रूट्स दो आते हैं, ये नॉर्मली याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आती है। इंडिशियल इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इसके रूट्स जो हैं हम अज्यूम कर रहे हैं कि R1 और R2 हैं, और नॉर्मली हम ये अज्यूम कर रहे होंगे कि R1 जो है वो लार्जेस्ट रूट है और R2 स्मॉलर रूट है। ओके, अब हम जनाब देखते हैं केस 1 के रूट्स जो हैं, रूट्स नॉट डिफरिंग बाय एन इंटीजर, कि रूट्स डिस्टिंक्ट हों और उनका डिफरेंस कोई इंटीजर ना हो। तो क्या होता है उस सूरत में? If R1 and R2 are the distinct and do not differ by an integer, then there exist two linearly independent solutions of the differential equation of the form this.
पहला केस ये है जनाब कि अगर हमारे पास जो रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हों और उनका डिफरेंस जो है वो कोई इंटीजर ना हो, तो उस सूरत में जो हमारी इक्वेशन होगी उसके दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आएंगे। किस शक्ल के? इस शक्ल के। y1 इज इक्वल टू इस सीरीज फॉर्म में n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी सी एन एक्स पावर n प्लस r1 वेयर c इज नॉट इज नॉन जीरो। एंड सेकेंड वन इज y2 is equal to bn x raised per n plus r2 provided b naught is non-zero। तो गोया दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सीरीज सॉल्यूशन आएंगे इस सूरत में। ये जनाब हमारे पास पहली एग्जांपल है। इस हवाले से मैंने जैसे पहले बताया था ना कि ये कंटिन्यूटी है असल में पिछले लेक्चर की, तो इसलिए मैंने यहाँ एग्जांपल 6 के नाम से इसको एग्जाम्पल नंबर दिया है। तो देखिए इक्वेशन ये है जनाब 2x y डबल डैश प्लस 1 प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हम सोल्यूशन एज्यूम कर रहे हैं जैसे कि हम यहां एक चीज नोट कीजिए, x इज इक्वल टू 0 इज द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ दिस इक्वेशन। आई थिंक आपको इस बारे में कोई इशू नहीं होगा, आपको ये क्लियरली नजर आ रहा होगा कि ये वाकयातन इसका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। कौन सा? x is equal to 0। So that's why we are going to assume a solution of this form y is equal to n is equal to 0 to infinity c n x raised पर n plus r। फिर क्या होगा जी? हम डायरेक्ट अब ये हमारी लेफ्ट साइड इक्वेशन की इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, चूंकि बार बार डेरिवेटिव तो नहीं अब लेना हमने, हम जानते हैं कि इसके डेरिवेटिव ये होगा, सेकंड डेरिवेटिव, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये होगा। और इसी तरह से हमारे पास ये देखिए, ये असल में ना 1 से मल्टीप्लाई करके फिर x से मल्टीप्लाई भी कर दिया गया यहाँ, ठीक है। ये 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद टर्म आई है, ये जो 1 प्लस एक्स वाली टर्म है ना, ये वाली, और ये टर्म जो है x से मल्टी, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ अब x की पावर जो है ना n प्लस r है बजाय n प्लस r माइनस 1 के, ठीक है। एंड प्लस दिस इज y, ये वो वाली टर्म है। ओके जनाब, अब क्या करते हैं जी कि हम इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कर ये रहे हैं कि जिनमें जो टर्में गोया के ऐड हो सकती हैं उनको ऐड कर रहे हैं। देखें, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, जिनमें सेम पावर है और सेम इंडेसेस हैं, ठीक है ना। ये भी n इक्वल टू 0 से शुरू हो रही है, ये भी n इक्वल टू 0 से शुरू हो रही है। तो इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, ये आ गया हमारे पास। देखें, इनमें n प्लस r दोनों में कॉमन है, वो आ गया, और ये भी कॉमन है, cn भी कॉमन है। बाकी ये 2n, ये जो बाय 2 था ना, ये मल्टीप्लाई, ये इस तरह की बात हमने पिछले लेक्चर में भी की थी, 2n प्लस 2r माइनस 2, ठीक हो गया। और यहां से हमें क्या मिला? 1, तो प्लस 1, वो जनाब इसके साथ ऐड होगा ना जब, तो माइनस 2 है तो वो माइनस 1 रह जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। इसी तरह इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसमें x की पावर क्या है। देखें, जब मैं n यहां 0 रखता हूं तो x की पावर क्या बनती है? r माइनस 1। और जहां इस वाली सीरीज में अगर n 0 रखें तो क्या बनती है? x की पावर r। इसका मतलब ये -1 वाला डिफरेंस है। एक टर्म मुझे पहले लिखनी होगी इसकी, तो n 0 रखी और पहली टर्म, साथ ही ये x रेज़ पर r भी कॉमन आ गया, तो ये हम लिख सकते हैं r इंटू 2r माइनस 1, पहली टर्म लिख रहे हैं जब n 0 है। देखें ना, यहाँ 0 रखेंगे तो r आ जाएगा, और फिर यहाँ जब 0 रखेंगे n की जगह तो 2r माइनस 1 आ जाएगा, और c नॉट x पावर माइनस 1 प्लस, इसी तरह इस टर्म को तो उसी तरह लिखना है अभी। हाँ, इसमें अब प्लस क्या होगा? हाँ, n इज इक्वल टू 1 से ऑनवर्ड चलेंगे ना, चूंकि n इज इक्वल टू 0 के लिए हमने टर्म लिख ली, और इस तरह से ये वाली जनाब टर्म हमने यहां लिख दी। इसमें k की जगह, अब देखें इसमें पावर सेम हो गई। यहां पहले वाले में k की जगह हम क्या लिखेंगे? ये
k की जगह हम लिखें k इज इक्वल टू n माइनस 1 पुट करेंगे और यहां पे क्या पुट करेंगे, k इज इक्वल टू n। ये जब सब्स्टिट्यूशन अब काफी दफा हम पहले कर चुके, आपको समझ होनी चाहिए किस तरह से इसको करना है। तो जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा और इसी तरह जब n इज इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ k 0 हो जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें तो k 0 से स्टार्ट हो रहा है और यूं हम इसको अब यानी इसके इंडिसेस भी सेम होंगे और आप स्टेप शार्ट करके तो फाइनल फॉर्म लिख दी गई है जी। इसका मतलब है जब हम इसको इक्वेट करेंगे 0 के तो ये पहली ये वाली टर्म ये 0 आ गई और दूसरी ये वाली टर्म ये वाली जो है ये 0 आ गई जी। ओके, अब आप देखिए तो इसमें दो रूट्स हैं, एक r इज इक्वल टू 0 है r1 और एक r इज इक्वल टू r1 एक्चुअली है 1/2 और r2 इज 0। अब आप गौर कीजिए तो ये दोनों रूट्स जो हैं डिस्टिंक्ट हैं और इनका डिफरेंस इंटीजर नहीं है। दोनों का डिफरेंस लीजिए तो क्या आएगा 1/2 माइनस 0, दिस इज 1/2, तो ये इंटीजर तो नहीं है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने जो अभी बात पढ़ी कि इसके अब दो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट या लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आएंगे इस इक्वेशन के। अब देखते हैं, तो अब पहली ये वैल्यू यूज कर ली, r1 जब 1/2 है तो ये रेकरेंस रिलेशन क्या बनेगा, ये रेकरेंस रिलेशन जो है ना इसकी वैल्यू ये r की जगह 1/2 रखें 3/2 हो जाएगा, इसमें r की जगह 1/2 रखें तो ये जनाब हमारे पास k+1। तो लिहाजा डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड्स को, यहां भी यहां क्या होगा 1/2, तो थ्रू आउट आप डिवाइड कर ले पहले, ये चूंकि ये देखें कॉमन है टर्म ना, इसका मतलब है ये तो थ्रू आउट डिवाइड करने से खत्म हो जाएगी और ये वाली जो टर्म है ये डिवाइड हो जाएगी 2 इंटू k+1। अब k हमारा कहां से वेरी होता है जी, k हमारा वेरी कर रहा है 0, 1, 2 सो ऑन। अब आप बारी बारी ये पुट करते जाइए, k की जगह अब 0 रखें तो हमारे c1 मिल जाएगा, दिस वुड बी माइनस c0 ओवर 2 इंटू 1। फिर k की जगह 1 रखेंगे तो यू विल गेट c2 माइनस c1 2 इंटू 2 c0, इसे हम 2 स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये c0 आपको पता है ना, c1 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और फिर ये लिखते हैं। अब जनाब हम इसी तरह c3 लिखेंगे, तो अब पहले भी पिछले लेक्चर में इस तरह की बिल्कुल सेम पैटर्न पे हमारे पास टर्म सामने आई थी, लिहाजा यहाँ से हम nth कोफिशिएंट लिख सकते हैं, दिस इज माइनस 1 raised to power n c0 over 2 raised to power n factorial, where n varies from 1 to 3 up to so on। तो हमने जब r1 1/2 था उस सूरत में जो cn है वो डिटरमिन कर लिए हैं। अब सेकंड बात, इसका मतलब है ये जो है इसका सोल्यूशन बन गया c0 x raised to power 1/2 और ये साथ 1 प्लस हमारे पास बाकी टर्म्स आ गई, विच कन्वर्जेस फॉर x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए कन्वर्जेंट है, ठीक है जी, या इक्वल टू 0 के लिए। इसी तरह as given the series is not meaningful for x less than 0, देखिए चूंकि यहाँ x की पावर 1/2 इन्वॉल्व है ना, इसलिए यहाँ कहा कि ये कन्वर्जेंट होगी फॉर x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट के अंदर तो इस टर्म की वजह से मसला होगा, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द टर्म x रेज्ड टू पावर 1/2। तो इसका मतलब है ये कन्वर्जेंट होगी x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के लिए और x लेस देन 0 के लिए ये जो है मीनिंगफुल या कम्प्लेक्स बन जाती हैं वैल्यूज x की। ओके, अब हम देखते हैं जी, जब r दूसरा रूट अब जो इंडिशियल इक्वेशन आई थी हमारी उसके दो रूट थे, एक r इज इक्वल टू 0 और दूसरा था 1/2। 1/2 के लिए हमने सोल्यूशन निकाल लिया, अब r इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो वो जो रेकरेंस रिलेशन है वो ये बन जाएगा ck+1 माइनस ck वो 2k+1। अब जनाब यहां से c1 k अब कहां से वेरी करता है 0, 1, 2 अप सो ऑन, यहां आप सब्स्टिट्यूट करते जाइए, माइनस c0 ओवर 1 माइनस c1 ओवर 3, c0 ये बन जाएगा 1 इंटू 3
इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। अब इसमें देखें फैक्टोरियल वाली टर्म अपीयर नहीं हुई, हाउएवर Cn ये इसकी जनरल या nth कोफिशिएंट है -1 पावर n, और इसी तरह C0 1 into 1। ये देखें 8 नंबर्स है, 2n - 1 1 और 2 का डिफरेंस है, 8 नंबर चल रहे हैं 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो दिस इज द जनरल टर्म फॉर दिस। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दूसरा सॉल्यूशन ये है C0 1 प्लस दिस, अभी हमने लिखा, वेयर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस इज mod of x इज लेस देन इंफिनिटी, यानी ये x की तमाम वैल्यूज के लिए कन्वर्जेंट है। ऑन द इंटरवल 0 to infinity द जनरल सोल्यूशन इज, अब दोनों सोल्यूशन कहां होंगे, जब जनरल सोल्यूशन लिखेंगे तो उसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ये होगा, तो दिस इज द जनरल सोल्यूशन C1y1x प्लस C2y2x। तो अब आप देखिए हमारे पास जो इंडिशियल इक्वेशन थी उसके रूट्स डिस्टिंक्ट आए थे और उनके दरमियान इंटीजर का डिफरेंस नहीं था, यानी उनका डिफरेंस क्या था, कोई फ्रैक्शन थी, इंटीजर नहीं था, इसलिए इसके दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आए। अब हम दूसरा केस कंसीडर करते हैं, बल्कि दूसरा और तीसरा केस, अगर when the roots of the initial equation differ by a positive integer, अब अगर उनका डिफरेंस आपस में इंटीजर हो, we may or may not be able to find two solutions। तो sometimes आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे और sometimes नहीं मिलेंगे। क्या? दो solutions having this form, यानी इस फॉर्म के दो solutions मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते, जरूरी नहीं है। If not, then one solution corresponding to the smaller root contains a logarithmic term। अब इसमें फिर ये होता है कि आपके पास जो दो वैल्यूज आएंगी ना, उसमें आप जो स्मॉलर रूट होगा, यानी जिसकी वैल्यू जो छोटा होगा, उस में क्या होगा, उसके अंदर लॉगरिथमिक टर्म अपीयर हुआ करेगी। When the exponents are equal, a second solution always contains a logarithmic term। अब अगली बात कर रहे हैं, पहली वो थी कि डिफरेंस, दो डिफरेंट हैं लेकिन उनके दरमियान जो डिफरेंस है दोनों रूट्स के दरमियान वो इंटीजर है। अगली अब बात क्या है कि दोनों इक्वल हो रूट्स, तो फिर क्या होता है कि उनके सेकंड सॉल्यूशन ऑलवेज कंटेन अ लॉगरिथमिक टर्म, दूसरे सॉल्यूशन में लॉगरिथमिक टर्म जरूर अपीयर होती है। दिस लेटर सिचुएशन इज सिमिलर टू द सॉल्यूशन ऑफ काशी-आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर इक्वल। वी हैव द नेक्स्ट टू केसेस। देखिए आपको याद होगा जब हमने ये की थी काशी-आइलर इक्वेशन सॉल्व की थी, तो उस वक्त रिपीटेड रूट्स की सूरत में क्या हुआ था कि हम क्या करते थे जी, कि फॉर एग्जांपल रिपीटेड रूट्स हैं तो हमने वहां सोल्यूशन इस शक्ल के एज्यूम किए थे ना। तो सपोज ये सोल्यूशन हम इस तरह से लिखते थे, फॉर एग्जांपल C1 रिपीटेड रूट m जो है जी वो है सपोज 1, चलिए तो हमें याद होगा आपको कि इस तरह का सोल्यूशन लिखते थे C1 x पावर 1 एंड दिस इज C2 x पावर 1 होगा, हाँ चूंकि रिपीटेड रूट है, एंड log ऑफ x। ठीक है ना, याद है ना कि अगर वो 3 दफा रिपीट होगा तो अगली टर्म में log x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हम डिस्कस कर चुके। तो यहां भी क्या होगा कि जो दूसरा सोल्यूशन होगा उसमें log टर्म अपीयर होगी, और ये वही सिचुएशन है जो काशी-आइलर वाली है। अब अलग अलग हम दोनों केसेस को कंसीडर करते हैं और उनकी एग्जांपल भी देखते हैं। पहले तो देखते हैं कि जब वो डिफरेंट रूट हो, उनके दरमियान डिफरेंस जो है कोई इंटीजर हो, तो उस सूरत में क्या होता है। ये केस 2 है जी, रूट्स डिफरिंग बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। हम कहते हैं जी, हमने स्टार्ट लिया था ना कि R1 R2 दो रूट्स हैं इंडिशियल इक्वेशन के, तो क्या होगा जी, हम कह रहे हैं अब R1 माइनस R2 अगर n है, n is a positive integer, then there exist two linearly independent solutions of the form। क्या है जी, पहला सोल्यूशन इस शक्ल का होगा y1 nz is equal to 0 to infinity cn x raised पर n plus r1। c नॉट इसमें नॉन जीरो है,
और दूसरा सोल्यूशन आपका क्या होगा, c टाइम्स y1 log ऑफ x प्लस अब दूसरा, यानी आप क्या करेंगे कि उसके लिए एक और सोल्यूशन साथ आएगा जैसे हम पहले, लेकिन साथ इस तरह की टर्म भी आएगी, ये ऐड होगी साथ टर्म c y1 into log of x where c is a constant that could be 0. sometime ये अपीयर नहीं भी होगी और sometime ये अपीयर हो सकती, यानी ये c 0 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, डिफरेंस इंटीजर होगा, सॉल्यूशन इस शक्ल के दो होंगे, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे। दूसरा केस, जब रूट्स इक्वल हों तो क्या होगा, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ वन ऑफ द फॉर्म। एक सॉल्यूशन उस सूरत में ये होगा y1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी cn x रेज पर n प्लस r1, और दूसरा सॉल्यूशन आपके पास y1 x log ऑफ x। अब पिछले और इसमें फर्क ये है, नोट कीजिए, वहां c यानी ये टर्म उसमें गायब भी, कि आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते, उसमें ये था कि अगर मिल जाए तो इसका मतलब है वो वाली टर्म गायब है, ठीक है ना। तो अगर नहीं है तो फिर हमें ये दूसरा सॉल्यूशन इस तरह मिल जाता है। यहां पे उस तरह के c अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है जब इक्वल रूट्स होंगे तो इस तरह के सॉल्यूशन, ये वाली टर्म या इस तरह की टर्म जरूर अपीयर होगी सॉल्यूशन, दूसरे सॉल्यूशन के अंदर, और दूसरा प्लस इस तरह की साथ जो है टर्म हमारे पास होगी, जैसे वो अभी हमने लिखा cx1 और ये log ऑफ इनटू y1 या इस तरह का कोई सॉल्यूशन है। ये बिल्कुल वही बात है जो हमने अभी काशी आयलर के लिए मैंने लिखी आपके लिए। ओके जनाब, हम अब ये पहली एग्जांपल कर रहे हैं इस ज़मन में, इन दोनों यानी जो प्रोसीडिंग दोनों एग्जांपल्स, आने वाली दोनों एग्जांपल्स हैं, इनमें हम इसी ये दो केस कंसीडर कर रहे होंगे। इक्वेशन ये है जी, हम इस तरह का सोल्यूशन अज्यूम कर रहे हैं। अब जरा तेजी से मामला चलेगा आगे, चूंकि अब आप फेमिलियर हो गए चीजों से। तो बाय डबल डैश क्या होगा जी, ये टर्म पुट की x माइनस 6 और साथ ही इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया ना, तो यहां जनाब -6 वाली टर्म आ गई और ये x वाली टर्म है, और उसके बाद ये y वाली टर्म है -3 इंटू y, ठीक हो गया। अब इन सब को इकट्ठा किया, कैसे इकट्ठा किया जी, कि जो ये वाली जिनकी पावर ये देखें, ये और ये टर्म इकट्ठी की और ये टर्म इकट्ठी की, और साथ ही एक टर्म लिख भी दी। आपको पता है ना, हम 0 के लिए ये टर्म लिखते हैं तो जिससे क्या आता है, हमें इंडिशियल इक्वेशन मिलती है। ओके जनाब, अब ये लिखने के बाद हमने फिर इंडिसेस सेम किए उनके। देखें यहां से 0 से शुरू हो रहा है, इसकी जो पावर है वो भी 0 से शुरू हो रही है, ताहम इनके इंडेक्स सेम करने के लिए इसको k इज इक्वल टू n-1 रखा और इसको k इज इक्वल टू n रखा। तो ये आपका काम अब अच्छी तरह आता है, मेरा ख्याल है मुझे अब फिक्र की जरूरत नहीं है, आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। ओके जनाब, जब हमने इसको 0 कर लिया, चूंकि राइट साइड पे हमारे पास 0 है, तो अब हम कोफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया जनाब। ये देखिए यहां से एक रूट आ गया, r1 इज इक्वल टू 7 एंड r2 इज इक्वल टू 0। इनका डिफरेंस क्या है, 7 विच इज एन इंटीजर। तो हमने जो दूसरा केस कंसीडर किया वो वाला केस है। इसका मतलब ये है यहां से रेकरेंस रिलेशन हमारे पास ये आ गया। अब प्रेफरेबली याद रखना है कि जब डिफरेंस इंटीजर आ जाए ना, तो छोटे वाले रूट से बात को स्टार्ट करें, क्योंकि अब हम r इज इक्वल टू 0 के लिए रेकरेंस रिलेशन लिख रहे हैं। तो r0 रखें जी, पहला केस कंसीडर कर रहे हैं फॉर द स्मॉलर रूट। देखें लिखा भी है हमने इसीलिए कि r इज इक्वल टू 0, तो 2 बिकम्स, इस इक्वेशन में r0 रखें तो हमारे पास ये बन जाती है जी इक्वेशन। हाँ जी, ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत अजीब सा प्रॉब्लम है, जरा तवज्जो से देखिएगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इस तरह की सिचुएशन हैंडल की है कि हमारे पास की एक ऐसी वैल्यू थी 1 जिसके लिए वो डिनोमिनेटर में 0 आ जाता था अगर मैं इस टर्म को राइट साइड पे ले जाऊं।
डिवाइड करूं तो उसको कैसे हैंडल किया था ये आपको याद है। हमने फिर क्या किया था कि अलग दो वैल्यूज पहले लिख ली थी, उनको अलग से सॉल्व किया था और वहां से C0 और आपको याद होगा C2 गालिबन ये 0 आ गए थे। तो इसमें भी देखिए हम गौर करें तो जब ये टर्म है k = 6 के लिए ये 0 हो जाएगी ना। तो इसका मतलब है जब ये डिवाइड होंगी तो ये तो मसला पैदा करेंगे, लिहाजा हमें कुछ पहले से रेमेडी करनी होगी ताकि इस सिचुएशन से निकला जाए। तो रिकरेंस रिलेशन ये है जी। अब आप देखें सिंस k - 6 = 0 when k = 6 we do not divide by this term until k is greater than 6। सही है ना कि अगर उससे पहले तो हम नहीं डिवाइड करेंगे, चूंकि k जब 6 से बड़ी हो जाएगी वैल्यू देन फाइन। अब फिर क्या कर रहे हैं जी, अब हम बारी बारी वो वैल्यूज पुट कर रहे हैं। कौन सी? k कहां से शुरू हो रहा है? 0 से, ठीक है, k 0 से। तो जब k 0 रखा ना, इस रेकरेंस में इसे जरा दोबारा आपके लिए इधर लिख लेता हूं। असल में ये रिलेशन है, पिछला जो स्टेप था ना, ये क्या है जी, ck+1 और दिस इज प्लस k - 3 * ck, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब यहां बेसिकली पुट कर रहे हैं, k कहां से वेरी कर रहा है? 0 से। तो 0 जब पुट किया तो ये 1 देखें आ जाएगा, ये -6 आएगा, ये देखें 1 - 6 C1 एंड दिस इज C0। फिर इसी तरह 2 × -5 C2 प्लस -2 C1 इज इक्वल टू 0। और इसी तरह फिर नेक्स्ट टर्म होगी 3 × -4 C3 प्लस -1 × C2 इज इक्वल टू 0। ये सिलसिला चलेगा। हम पहुंचे हैं जी k 6 तक। जब k 6 होगा तो ये 7 हो जाएगा, ये देखें ये टर्म 0 हो गई। और जब +3 × C6 दिस इज इक्वल टू 0। तो यूं हम पहली जो टर्में हमने वो रख ली और इक्वल टू 0 कर दिया सबको। कहां से? 0 से लेकर 6 तक सारी ये इक्वेशंस हमने डेवलप की। अब यहां से ना सीधे सीधे हमें एक बात पता चलती है, क्या जी? इस इक्वेशन से आप देखें C6 0 हो जाएगा। जब C6 0 तो C5 भी 0, जब C5 0 तो ये फिर C4 भी 0। और इससे आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि यहां C3 गायब है ही नहीं, और C4 0 है। इस इक्वेशन से हमें कोई, लिहाजा इन तीनों इक्वेशन से देखें तो हमें C4, C5 और C6 सारे 0 मिल गए। ओके, इसके बाद बट C0 एंड C7 कैन बी चोजन एज आर्बिट्रेरीली, यानी ये आर्बिट्रेरी हो सकते हैं। और जो पहली इक्वेशन है इससे हमें क्या मिलता है जी? C1 इज इक्वल टू -1/2 C0। ठीक हो गया जी। चूंकि यहां भी C7 तो गायब है ना, खत्म हो गया, हो चुका, इसलिए इसको भी आर्बिट्रेरीली चूज किया जा सकता है। C0 भी आर्बिट्रेरी होगा। इसके बाद जनाब हम क्या करते हैं? C2 इज इक्वल टू -1/5 C1 इज इक्वल टू 1/10 एंड C3 इज इक्वल टू -1/12 C2 इज इक्वल टू -1/20 C0। अब ये देखें सारी ये वैल्यूज हमने डेवलप कर ली कि C1 ये आ गया हमारे पास। फिर यहां से ये असल में ना, यहां से फिर हम C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ C0। ये अगली जो वैल्यू निकली ना, इन दोनों इक्वेशन से आई है, ये दो इक्वेशन जो ये वाली वैल्यू है C2 और C3 की। ठीक है जी। अब इसका मतलब है कुछ रिलेशंस हमारे आगे C0 आर्बिट्रेरी है और C7 आर्बिट्रेरी है। इसका मतलब है जो हमारे सॉल्यूशन आए हैं उसमें C0 या C7 अपीयर होंगे। ठीक है ना, ये आर्बिट्रेरी है, बाकी की वैल्यूज हमने डिटरमिन कर ली है। अब इसका मतलब है फॉर k ग्रेटर आर इक्वल टू 7 k 6 तक हम बात मुकम्मल कर चुके हैं, उससे जो रिलेशंस हमें मिलने थे मिल चुके हमने। अब हम k ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो हमारा जो रिलेशन है रिकर्सिव रिलेशन वो ये है, पिछले पेज पे हमने देख चुके। यहां अब k की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है? k 7 रखिए, तो यू विल गेट C8 -4 8 × 1 C7। C7 क्या है?
C7 is arbitrary. Okay, C9 is equal to -5/9 to C8. अब C8 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ से, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 × 5 2 फैक्टोरियल 8 × 9 C7। इसी तरह C10 को ये प्रूव किया जा सकता है। अब ये फ्लो में आ गई ये बात। तो अब आप देखिए, तो हमारे पास क्या मिला जी, Cn इज इक्वल टू -1n पावर n + 1। तो देखिए ऊपर क्या अपीयर हो रहा था यहाँ, -4, फिर 4 × 5, फिर 4 × 5 × 6, 4 से स्टार्ट होके एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है ऊपर। और इधर क्या हो रहा है नीचे, जब ये C9 है तो 2 फैक्टोरियल है, C8 है तो 1 फैक्टोरियल है, C10 है तो 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब है इसमें से 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं क्या, 9 - 2, ठीक है ना। तो ये 2 माइनस बल्कि 9 - 7, सॉरी 2 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 9 - 7। तो इसका मतलब इनके में 7 का डिफरेंस है। देखिए ना, 10 और 3 इनमें 7 का डिफरेंस, 9 और 2 इनमें 7 का डिफरेंस, 8 और यहाँ 1 फैक्टोरियल है बेसिकली, तो यहाँ कितना डिफरेंस हुआ, 7 का डिफरेंस है। तो लिहाजा ये फैक्टोरियल टर्म जो है ये क्या बनी, n - 7 फैक्टोरियल, और आगे क्या हो रहा है 8, 9, 10 और इस तरह ये चलती जा रही हैं, और हमें आखिर में क्या मिल रहा है 8, 9, 10 एंड दिस इज n। देखिए ना, जब 10th है तो आखिर में 10 होता है, जब C9 है तो आखिर में 9 होता है, जब C8 है तो आखिर में क्या होता है 8 होता है, तो जब Cn होगा तो आखिर में क्या होगा n होगा। तो यूं ये सिलसिला, और n कहां से स्टार्ट हो रहा है, 8 से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ, इफ वी चूज C2 इज इक्वल टू 0 एंड C0 इज इक्वल टू नॉन जीरो, उस सूरत में सोल्यूशन ये होगा, ठीक है। अब देखिए ना, हमने कहा कि दोनों आर्बिट्ररी हो सकते हैं। अब हम एक केस लिए ले रहे हैं। देखिए हमारे पास दो चीजें अपीयर हुई हैं, कुछ टर्मों में क्या अपीयर हुआ है, कुछ टर्मों में हमारे पास C0 अपीयर हुआ है, कुछ टर्मों में हमारे पास C7 अपीयर हुआ है। तो हम अब दो केसेस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं जी, कि अगर C0 हमारे पास जो है आर्बिट्ररी हो और C7 0 हो, तो उस सूरत में सोल्यूशन ये है। क्यों ये है जी, 1 माइनस, आप जानते हैं C1 की वैल्यू क्या है, 1/10 C0, ठीक है, और इसी तरह C2 की वैल्यू है -1/2। इस तरह से ये सारी वैल्यूज जो है ना ये लिखी हुई हैं, ये वहीं से वो 3 ही 4 वैल्यूज थी वो लिख ली। बट व्हेन C7 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड C0 इज इक्वल टू 0, अब अगर C0 0 ले लें और C7 को नॉन जीरो लो, इट फॉलोज दैट इस सेकेंड दो इन्फिनिट सीरीज सोल्यूशन इज, उस सूरत में एक सेकंड सोल्यूशन मिल जाएगा हमें जो कि इन्फिनिट सोल्यूशन है। वो क्या है जी, C7 x⁻⁷ प्लस, चूंकि ये 8 से शुरू हो रहा है ना, तो इसलिए ये जनाब हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया जी, इन्फिनिट में, यानी इन्फिनिट सीरीज की फॉर्म में ये सोल्यूशन होगा, और ये इसका इंटरवल कन्वर्जेंस होगा। फाइनली the general solution of the equation 1 on the interval 0 to infinity is क्या है जी, cy1 x plus c2y2 x। अब यहां नोट कीजिए, हमने कहा था जी कि वो cy1 into log of x इस तरह की टर्म जो है वो अपीयर होगी, लेकिन यहां चूंकि दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आ गए हैं, इस वजह से वो टर्म अपीयर नहीं होगी। हाँ, अगर वो ना आते ना, ऐसी सूरत भी हो सकती है कि वो नहीं आएंगे, तो उस सूरत में वो टर्म फिर अपीयर होगी। तो वहां इसीलिए हमने नोट भी किया था कि वहां नोट था कि जी सी जो है दैट कुड बी 0, ठीक होगी जी बात। तो इस तरह ये हमें जनाब जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। ये किस सूरत में मिला, जब इंडिशियल इक्वेशन के रूट्स डिस्टिंक्ट हों और उनका डिफरेंस कोई पॉजिटिव इंटीजर हो। इट इज इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व दैट इन एग्जाम्पल 9 द लार्जर रूट
R1 is equal to 7 were not used. Had we done so, हमने ये R1 is equal to 0 के लिए सारा कुछ किया, ठीक है ना, तो ये नहीं यूज किया हमने. We would have obtained a series solution of the form y is equal to, अगर हम ये यूज करते तो उस सूरत में हमारे पास क्या सोल्यूशन होता, इस शक्ल का सोल्यूशन होता, where c and r given by the equation 2 with r1 is equal to 7 और जो है c k plus 1 जो ये हमारी होती क्या जी recursive relation वो ये होती, और iterations of this later recursive relation then would yield only one solution, namely the solution given by 6 with C0 playing the role of C7. यानी ये जो solution है ना उस सूरत में कहता है ये हमारे पास 6 की शक्ल का solution होता और single solution होता, ठीक है जी. तो on the other hand, when the roots of the initial equation differ by the positive integer, the second solution may contain a logarithmic term. और इस सूरत में फिर क्या होता है, उस सूरत में कहता है कि अगर हम ये करते हैं ना r1 is equal to 7 तो उस सूरत में हमें सिंगल सोल्यूशन ऑब्टेन होता. तो ऐसी सूरत में फिर आगे फर्दर बता रहा है, हाँ जब हमने r0, इसीलिए आपको ये कहा गया कि जब ये डिफरेंस जो है ना वो हो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, तो कोशिश आपने किससे सोल्यूशन फाइंड करना है, जो स्मॉलर वैल्यू है ना इंडिशियल इक्वेशन की उससे सोल्यूशन फाइंड करना है, उससे होपफुली दो सोल्यूशन आ जाएंगे. ताहम अगर सिंगल सोल्यूशन आए तो उस सूरत में फिर क्या करना है जी, उस सूरत में कहते हैं ऑन द अदर हैंड इफ वी फेल टू फाइंड द सेकंड सीरीज टाइप सोल्यूशन वी कैन ऑलवेज यूज द फैक्ट. फिर हम ये वाला फैक्ट यूज कर सकते हैं जी. क्या हम ये फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हमें एक सॉल्यूशन पता हो तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के लिए हम इस फार्मूले से दूसरा सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. याद है ना आपको जब हमने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पढ़ा था उसमें भी ये यूज हुआ, और फाइंडिंग दी सेकंड सॉल्यूशन इफ वी नो दी फर्स्ट वन सॉल्यूशन, तो उस सूरत में भी हमने ये फार्मूला पढ़ा और बकायदा इसको ड्राइव भी किया. तो इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस व्हेनेवर y1 इज नाउन, ठीक. नोट इन केस 2 इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू वर्क विद द स्मॉलर रूट्स फर्स्ट. ठीक होगी ये बात, पहले भी मैंने कही तो इसको दोबारा एम्फेसिस के साथ कह रहे हैं कि जनाब अगर हमारे पास दो रूट्स आए जिनका डिफरेंस क्या हो इंटीजर हो तो स्मॉलर रूट के साथ आप काम स्टार्ट करेंगे या अपना सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. उस सूरत में उम्मीद है कि हमें दो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है जी. और यहाँ बाकायदा पूरी डिस्कशन के जरिए ये बात बता दी गई कि अगर बड़ा रूट जब यूज किया तो उस सूरत में सिंगल सोल्यूशन है, तो फिर सिंगल सोल्यूशन हो तो फिर सेकंड सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं ये भी बताया. अगली एग्जांपल में ये हम सेकंड सोल्यूशन फाइंड करने का तरीका भी सीख रहे हैं जी. ये एग्जांपल 8 है जी. फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ एक्स वाई डबल डैश प्लस 3y डैश इज इक्वल टू 0. द मेथड ऑफ फ्रोबेनियस प्रोवाइड ओनली वन सोल्यूशन टू दिस इक्वेशन, नेमली इस सूरत में ना फ्रोबेनियस मेथड ये सोल्यूशन. अब यहाँ सारी पिछली स्टोरी नहीं बयान की जा रही, आपको सेकंड सोल्यूशन फाइंड करने का तरीका सिखाने के लिए सिर्फ ये बताया जा रहा है कि वो सेकंड सोल्यूशन आप कैसे फाइंड करेंगे अगर आपके पास एक ही सोल्यूशन आए तो, ठीक है जी. तो वो बताया गया जी कि ये सोल्यूशन है इस इक्वेशन का और ये सिंगल सोल्यूशन मिला है हमें. तो हम इस एग्जाम्पल से वी ऑब्टेन्ड अ सेकंड सोल्यूशन, ठीक है जी. फ्रॉम 9 होगा ये 9, ठीक है जी. y2 इज इक्वल टू y1 इंटीग्रल p ऑफ x d ऑफ x ओ y1 स्क्वायर d ऑफ x इज इक्वल टू y1 d ऑफ x ओवर x क्यूब इंटू 1 प्लस 1 ओवर 3x प्लस 1 ओवर 24, यानी ये y1 का स्क्वायर, ठीक है जी. तो हमारे पास ये जो आया है जनाब एक्स क्यूब, ये कहां से आया? अब आप गौर कीजिए तो इसमें
हमारे पास ये पी ऑफ एक्स होगा। इसका पी ऑफ एक्स क्या होगा? इस इक्वेशन पी ऑफ एक्स क्या है जी? आप देख सकते हैं अगर एक्स से मैं डिवाइड करूं ना तो दिस वुड बी 3/x। तो आपको पता है ना ये असल में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ करता है। तो इसमें क्या आएगा जी? e रेज टू पावर माइनस इंटीग्रल 3/x डी ऑफ ए। तो आपको पता है इसका आंसर जो है क्या होना चाहिए? -3 बार आ गया e रेज टू पावर log ऑफ 3 x, और ये आ जाएगा आपके पास e रेज टू पावर log ऑफ x माइनस 3। तो दिस इज e रेज टू पावर, log और e कैंसिल हो गए और ये हमारे पास बना x माइनस 3, इसे हम 1/x क्यूब भी लिख सकते हैं। तो ये वही टर्म है जी, इंटीग्रल e रेज पर इंटीग्रल माइनस पी ऑफ एक्स डी एक्स की जगह आई है। अच्छा, अब क्या करना होता है जी? ये थोड़ा टफ काम है। फिर ये जो सेकंड सोल्यूशन निकालना है ना इस तरह से, क्योंकि वहां इन्फिनिट सीरीज होती है, y1 सपोज इन्फिनिट सीरीज थी ना, बल्कि है हमारे पास, तो इसको अब हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। कैसे? इसको बेसिकली आपने पहले इसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेने के बाद इस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको ऊपर ले जाना है, और फिर ये जो है ना, या ये बाद में पहले ऊपर ले जाएंगे और उसकी जो है ना, हाँ बल्कि एक और काम करते हैं इसकी बजाय ना, देखिए स्क्वायर लेने की बजाय क्या करते हैं जी, हम बेसिकली ये करते हैं बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करते हैं। ये मैं थोड़ा सा आपके लिए करता हूं, ये किस तरह हो रहा है। ये देखिए हमारे पास सीरीज है 1/3x प्लस 1/2 24x स्क्वायर, और प्लस आ गया जी 1/360 x क्यूब। इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊं ना टर्म को, तो क्या होगा? इसकी पावर -2 हो जाएगी। अब बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला लगाइए, याद है ना आपको बाइनोमियल सीरीज कि नहीं? चलिए आपकी आसानी के लिए मैं लिखता हूं यहाँ, ताकि आपको जो है ना थोड़ा रिकॉल हो जाए। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर, पहली बात तो ये कि बाइनोमियल सीरीज में पहली टर्म जो होती है ना, ये 1 होनी चाहिए। और बाइनोमियल सीरीज कब अप्लाई करते हैं? जब n जो है ना, जो पावर है 1 प्लस एक्स की, वो कोई फ्रैक्शन हो या नेगेटिव नंबर हो। तो इसका जनाब फार्मूला ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, और ये सीरीज चलती रहती है, इन्फिनिट टर्म्स होती हैं। चूंकि अगर सपोज ये नेगेटिव वैल्यू हो, जैसे हमारी केस में है -2, तो कभी भी चूंकि x की पावर में 1 ऐड होता जाएगा, कभी ये नेगेटिव वैल्यू को तो अप्रोच नहीं करेगी ना, लिहाजा इन्फिनिट सीरीज होती है। ओके जी, तो जनाब इसके मुताबिक ये 1 n इंटू एक्स, n क्या है मेरे पास? -2, तो लिहाजा ये -2/3 x आ गया, प्लस n इंटू n माइनस 1, n क्या है? -2 माइनस 1, n माइनस 1 क्या होगा? -3 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। हाँ चलें, यहाँ कुछ जगह है मेरे पास, मैं इसे दोबारा आपके लिए ना यहाँ करते हैं। क्या था जी? ये है हमारे पास 1 प्लस 1/3x वन बाई 24x स्क्वायर और कौन सी टर्म थी जी? प्लस 1/36x क्यूब 360x क्यूब प्लस 1/360x क्यूब। बस काफ़ी है टर्में, और लिखने की ज़रूरत नहीं। अब होता यह है जनाब कि हम इस 1 को एक टर्म लेते हैं और इस सारी टर्म को एक टर्म लेते हैं, ठीक है ना? तो इसके मुताबिक अब ये होता है 1 प्लस nx, n की जगह हमारे पास क्या है? -2, x की जगह असल में ये सारी टर्म है, ये उसूलन पहले यूं लिखनी चाहिए थी, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन करनी चाहिए थी। 24x स्क्वायर प्लस x 1/360x क्यूब। मैं चाह रहा हूं कि आपको थोड़ा सा इस बारे में बता दिया जाए ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो।
इसके बाद जनाब क्या होता है -2 n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और फिर इसका स्क्वायर, ये x है ना सारा, ये एंड सो ऑन। अब फर्दर मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले ये 2-3 टर्में लिखूंगा, दैट आर एनफ फॉर माय पर्पस। जनाब तो बात ये है कि यहां जब हम पहली टर्म देखें, अब तरीका ये होता है कि हम जैसे पहली टर्म लिख ली, इसमें पहली टर्म क्या होगी 1, अगली टर्म x इन्वॉल्व करेगी, ठीक है ना। तो x जब मैं लिखूंगा तो वो क्या होगी, यही टर्म है एक x वाली, और कोई टर्म नहीं आएगी x वाली, ठीक है ना। तो क्या आएगा जी 2/3x, ठीक। अब x स्क्वायर वाली कौन सी टर्में होंगी, देखें एक टर्म तो ये होगी, इसको मैं जरा आपके लिए अलग यहां लिखता हूं, एक तो 1/24x स्क्वायर होगा, और एक जब इसका स्क्वायर खोलेंगे ना तो इसका स्क्वायर तो आएगा ना, इसका स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा 1/9 प्लस 1/9x स्क्वायर। मैंने यहां कुछ जगह छोड़ी है, क्यों, इसके लिए कि ये भी टर्म तो है ना, ये देखें ये से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना टर्म, और यहां पे क्या आएगा बचेगा +3, तो मेरे पास यहां बचेगा जनाब +3। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको 3 1s और 3 3s, इसका मतलब ये हुआ कि 1/24 और फिर प्लस x स्क्वायर प्लस 1/3x स्क्वायर। अब एक और नोट करने की चीज है कि और तो नहीं कोई x स्क्वायर वाली टर्म आएगी, और कोई टर्म नहीं आएगी, ठीक है ना। चूंकि प्रोडक्ट टर्म में भी आएंगी तो मिनिमम जो है x³ वाली टर्म है, जब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा फिर इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो x5 आएगा, और इस तरह। इसका मतलब है x स्क्वायर वाली यही 2 टर्में हैं, इन दोनों को ऐड कीजिए तो हमारे पास क्या आएगा जी x स्क्वायर, मैं इधर इसको ऐड कर रहा हूँ, 24 इसका एलसीएम आ गया, और हमारे पास यहाँ 1 आ गया और 3, और ये हमारे पास आ गया जनाब 3 8s होता है ना, हाँ जी 8, और 9/24, और 9/24 x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 3/8, ठीक है जी। तो इसका मतलब है मेरी अगली टर्म क्या होगी, ये देख ले जरा मैंने सही किया है कि नहीं, 1/24 जी, हाँ जी, तो ये हमारे पास बना -2/3x प्लस 1/4x स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आया जी, ये माइनस आ गया 1/9 x स्क्वायर, हाँ जी ये 1/9 था ना, 9 इंटू 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ, अच्छा 1/24x स्क्वायर, ये तो इधर से आ, हाँ जी ये देखें ना यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको मैं जी दुरुस्त कर रहा हूं आपके लिए। देखें ये जो है ना -2 भी तो मल्टीप्लाई होना था ना, इधर -2 मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ -2 आएगा साथ, ठीक है। ये अब आएगा -2 -1/12, ठीक हो गया। बहुत केयरफुली काम करना है, तो -2 असल में ये मिस हुआ था हमारा, इस वजह से अब हम देख सकते हैं कि 1/2 -12, और अब इसका एलसीएम क्या होगा, दिस वुड बी 12, ठीक हो गया। अब इसका एलसीएम ये -1 आ जाएगा, और ये 3 4s और प्लस 4 आ जाएगा, और ये अब आपको देख सकते हैं 3/12 x स्क्वायर आ जाएगा। इसकी वजह से अब होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये 1/4 आता है जी। अब आप गौर से देख सकते हैं जो इधर निकला है ना, ये देखें, दिस इज एक्चुअली ये 1/4x स्क्वायर। इसी तरह ये अगली टर्म भी आएगी, ठीक है। तो अब होपफुली आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि ये टर्में कैसे अपीयर हो रही हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, तो आपकी बुक वाला तो ये रिकमेंड करता है आप इसे कंप्यूटर से करें, ताहम ये हाथ से भी की जा सकती हैं टर्में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर ले गए -2 पावर की, फिर 1/x³ आया, और फिर इसके बाद जब हमने फिर क्या करना है, x³ को थ्रू डिवाइड कर दें,
ठीक है ना, थ्रू आउट डिवाइड करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे ना, तो देन वी विल फाइंड दिस टर्म। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, अब इजी है। ये जो स्टेप मुश्किल था ना वो मैंने कर दिया आपके लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो है सॉल्यूशन y1 इंटू ये आ गया जी, ये y1 ये वाला, हाँ ये y1 है, और इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। तो इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं 1/4 y1 इंटू लॉग ऑफ x प्लस y1 इंटू दिस। तो पहला ये सॉल्यूशन कहां से आया था, ये हमारे पास हाँ जी y1 तो हमें फाइंड हुआ है ना, ठीक है। तो इस तरह मेरे पास ये टोटल सॉल्यूशन है, y इज इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 1/4 y1 x। हाँ ये वो वाला ना जो दूसरा पार्ट होता है उसमें सॉल्यूशन में, ये y2 सॉल्यूशन में ये पार्ट ऐड होता है कि y1 इंटू लॉग ऑफ x इंटू सम नंबर विच इज 1/4 हियर एंड y1 इंटू दिस। तो इसका मतलब है ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है जी। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं ताकि आपको बात समझने में आसानी हो। बेसिकली हमें यहाँ ये दिया गया था कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं, कहते हैं द मेथड ऑफ फ्रोबेनियस प्रोवाइड्स ओनली वन सॉल्यूशन, कि इससे हमें जो मेथड ऑफ फ्रोबेनियस है उससे एक सॉल्यूशन मिला है। ओके, तो फिर हम सेकंड सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन। वी कैन राइट y2 इज इक्वल टू y1 इंटू इंटीग्रल, ये हमने लिखा, और y1 यहां से y2 फाइंड किया, तो हमारे पास y2 की वैल्यू ये आई। इसका मतलब है y2 हमारा जो सॉल्यूशन है उसे अब हम यू लिख सकते हैं, इसमें यह किया है जनाब कि हमने y1 ये वाली टर्म जो है ना, असल में ये वाली टर्म बाहर लिख ली है, ये क्योंकि पैटर्न से हट के है, ठीक है। ये वाली टर्म देखा खुद से अपीयर हो गई है ये टर्म लॉग वाली, तो इसका मतलब है लॉग ऑफ दिस, और ये पैटर्न में है टर्म में, यानी पावर सीरीज की शक्ल में या एक्स की पावर्स की शक्ल में है, तो इसको अलग से इस तरह से ये सेपरेट कर ली, तो गोया ये हमारा y2 सॉल्यूशन है। इसका मतलब है जनरल सॉल्यूशन ये है। जनाब एक और प्रॉब्लम है, ये भी मुश्किल है, थोड़ा समझने वाला है, तो तवज्जो से देखिएगा। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसका y2 जो है वो कहता है y1 लॉग ऑफ इस तरह का है और y1 इसका यूं है। असल में ये बता दिया है जो हमारा दूसरा केस था ना, जब रिपीटेड रूट्स वाला केस था, उस सूरत में इसी तरह के सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं। तो हम इस तरह के सॉल्यूशन, तो अब जनाब हम कर ये रहे हैं कि ये जो डिफरेंशिएटिंग 10, इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू किसके, y1 तो सॉल्यूशन है, y1 क्या है, एक तरह से हम मान रहे हैं कि ये सॉल्यूशन है इसका, तो y2 हमारा कैसा होता है वो फिर हम यूं कंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर मैं बता रहा हूं यहां y1 जो है वो सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, गोया हमें y2 फाइंड करना है। इसमें भी क्या कर रहे हैं, जैसे उसमें पिछले प्रॉब्लम में भी यही किया था, हमें क्या तो सीख एक्चुअली ये रहे कि y2 कैसे फाइंड करना है, ठीक है जी। तो y2 को हमने डिफरेंशिएट कर लिया पहले, तो इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसका डेरिवेटिव 1/x और y1 उसी तरह, y1 डैश और log x इसी तरह लिख देंगे, और इसका पहला डेरिवेटिव ये होगा, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया। आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। अब जो इक्वेशन है उसमें ये पुट कर दिया, हम एक्चुअली इसको भी अब मान रहे हैं कि ये सॉल्यूशन है। इसमें बेसिकली करना क्या है, सारी जो मकसद है उसमें क्या होगा कि ये जो कांस्टेंट है ना, ये डिटरमिन करने हैं हमने। सीरीज सॉल्यूशन में क्या कर रहे होते हैं, कांस्टेंट ही तो डिटरमिन कर रहे होते हैं ना, तो यहां भी हमने एक्चुअली bn's फाइंड करने हैं। y1 ऑलरेडी हमारा नाउन है, ओके। तो इसको जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं
तो ये जनाब हमारे पास रिजल्ट सामने आ जाती हैं इक्वेशंस। अब आप देखिए, हम कह रहे हैं कि y1 इसका सोल्यूशन है, किसका, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम कंसीडर कर रहे हैं जो ये है। तो अगर y1 इसका सोल्यूशन है तो इसका मतलब y1 प्लस 3y1 डैश प्लस माइनस y1 इज इक्वल टू 0, कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। y1 अगर इसका सोल्यूशन है तो ये इसका मतलब है 0 है। अब आप देखिए यहां यही टर्म है, इसका मतलब दिस गोज टू 0 ड्यू टू दैट फैक्ट कि y1 इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब इसको जब खत्म किया ये टर्म में बाकी इस तरह से लिख ली, इसमें x पावर n माइनस 3 वाली टर्म इकट्ठी कर ली और ये x पावर n माइनस 2 है, ये अलग है ये टर्म। Where we have combined the first two summations and used the fact that x1, यही मैंने बात आपको बताई, differentiating 11 we can write 12 as। अब हम 11 जो इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करें ना और उसके बाद इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास ये चीज आ जाती है जी। क्यों, ये देखें ना, y1 डैश की वैल्यू मुझे चाहिए और फिर y1 की भी वैल्यू चाहिए, फिर ये सारा कुछ समेशन में आ जाएगा ना। तो आप देखिए गौर से, मैं आपके लिए आसानी के लिए ये बात दोबारा बता रहा हूं। ये जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2n इधर आ जाएगा, ठीक है ना। y1 डैश इज इक्वल टू 2n ओवर n फैक्टोरियल n, ये तो सारे कांस्टेंट है ना, n प्लस 2 फैक्टोरियल x पावर n माइनस 1 एंड समेशन। इसको यहां सब्स्टिट्यूट किया, ये देख लीजिए। इसी तरह ये जो है y की टर्म पुट की और साथ x वाली टर्म जो है ना वो ऊपर जाके -1 पावर होगी उसकी, और ये बाकी दो टर्में हैं। अब जनाब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो पावर्स सेम करने के लिए ना वो जो स्टार्ट करते हैं, देखें यहाँ पावर क्या है n-2, तो यहाँ एक जो है ना, ये तो नाउन क्वांटिटीज है ना, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई बीज या अननाउन क्वांटिटीज नहीं है, इसमें एक्चुअली अननाउन क्वांटिटी है। तो इसमें से एक टर्म लिखी पहली, क्या होगा, n की जगह 0 रखो तो 0 माइनस, यानी ये 0 हो जाएगी टर्म। फिर अगली टर्म लिखेंगे तो क्या होगा, -1, जब n1 है तो ये माइनस b0 -1 आ जाएगा, माइनस b1 और x पावर -2 आ जाएगा। और इसी तरह से ये टर्में बाकी लिख दी, इन दोनों को एक्चुअली ना इकट्ठा कर लिया है ये। और ये जनाब टर्म इसी तरह ये लिख दी गई। अब ये चूंकि दो टर्में इसकी पहले लिखी जा चुकी ना, अब ये n इज इक्वल टू 2 से शुरू हो रही है वैल्यू, n इज इक्वल टू 2 से, और ये टर्म ये आ गई आपके पास। अब इन सबको इकट्ठा कीजिए जी, तो हमारे पास, क्योंकि ये सब के ना वो इंडेसेस भी सेम करके और जब इकट्ठा किया तो ये हमारे पास आ गया जनाब। तो सीधे सीधे यहां से b1 इज इक्वल टू माइनस b0, इसका मतलब b0 जो है ना वो आपके पास क्या है, ये बल्कि इक्वेशन, ये पहली जो इक्वेशन है उससे ये रिजल्ट हमारे पास सामने आया। इसके बाद ये जो रिकर्सिव रिलेशन के लिए ये हमारे पास आ गया रिजल्ट। व्हेन k इज 0 इन द इक्वेशन, तो देखें जब k 0 होगा तो क्या होगा, वी हैव 2 प्लस, चूंकि यहां फिर वही सिचुएशन अराइज होने जा रही है ना कि ये वाली टर्म जो है कि जब k 0 होगा तो क्या होगा, ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम पहले k इज इक्वल टू 0 के लिए इस इक्वेशन को लिख रहे हैं, जहां k 0 होता है तो 2 यहां रखेंगे ना k 0, और यहां रखेंगे तो ये यकीनन गायब हो जाएगी टर्म और माइनस b1 आ जाएगा, सो दैट b1 इज इक्वल टू 0 एंड b0 इज इक्वल टू, इसका मतलब है यहां से -1 आ गया, बट b2 इज आर्बिट्रेरी, और यहां पे b2 क्या होगा, आर्बिट्रेरी होगा। हमने b1 और b0 की वैल्यूज आ गई हमारे पास, b1 आया हमारे पास 2 और b0 -2 इस इक्वेशन में यूज करने से, और b2 जो है वो आर्बिट्रेरी है। अब हम जनाब ये करते हैं कि इक्वेशन नंबर 14, बेसिकली ये है इक्वेशन नंबर 14, इसको रीराइट करते हैं bk+1, और ये हमारे पास रिकर्सिव रिलेशन आ गया।
जबकि k कहां से अब स्टार्ट होता है, k 0 के लिए हम लिख चुके, k 1 से लेके ऑनवर्ड स्टार्ट चलेगा। तो b3 इज इक्वल टू ये आ गया हमारे b0/3 माइनस 4/9, b4 की वैल्यू ये आ गई एंड सो ऑन। अब इसमें देखिए कोई खास पैटर्न नहीं सामने आ रहा, ठीक है ना, इसलिए फ्यू वैल्यूज लिख के ना, जैसे अब b1 की वैल्यू भी आ गई, b0 की भी आ गई, b3 की भी आ गई और b4 की भी आ गई, दैट आर एनफ टू राइट डाउन द सॉल्यूशन। अब हमारे पास सॉल्यूशन 10, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है y2, ये वो पहली वाली टर्म, और b टर्म में ये है जी b0 x माइनस 2, b1 x पावर माइनस 1 प्लस b2 प्लस b3 x प्लस सो ऑन। इसका मतलब है ये जनाब हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन है, विच इज द सेकंड सॉल्यूशन वेयर b2 इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब इन दो एग्जांपल्स में हमने क्या सीखा कि अगर हमें एक सॉल्यूशन पता हो तो दूसरा सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास चंद एग्जांपल्स थी। अच्छा, इक्विवेलेंस ऑफ द सॉल्यूशन, ये जो 16 सॉल्यूशन फाइनल हमें मिला है, एट दिस पॉइंट वी मे बी वॉन्डरिंग वेदर स्टार एंड 16 आर रियली इक्विवेलेंट इफ वी चूज। तो हमने पीछे एक सॉल्यूशन लिखा था स्टार, ये हमारे पास वो सॉल्यूशन है। तो हम देखते हैं कि अगर हम, ये कहता है b की वैल्यू जो है, इफ वी चूज C2 इज इक्वल टू 4, आपने ये करना है कि वो सॉल्यूशन सामने लिख के पहले वो स्टार और 16 इन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ना, ये सामने आपने रख लेनी है लिख के। उसके बाद आप जो बातें बताई जा रही हैं वो आप करते जाएं कि C2 की जगह वहां 4 रखें, तो आपके पास y2 सॉल्यूशन ये होगा, ठीक। और y2 इसका मतलब है ये आ गया, ठीक है जी, y1 इंटू लॉग ऑफ x, यानी ये स्टार वाला होगा और ये डबल स्टार वाला होगा। तो इसके बाद आप नोट कीजिए, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास ये टर्म आएंगे, और ये एग्जैक्टली वही है जो अभी हमने फाइंड किया है 16 सॉल्यूशन, व्हिच इज प्रिसाइजली ऑब्टेन्ड व्हाट वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द 16 इफ b2 इज चूजन एज। अगर कहता है ये b2 हम ये चूज करें ना 29/36, तो हमें ये एग्जैक्टली वही सॉल्यूशन मिलता है। अब अगला जो प्रॉब्लम है वो इलस्ट्रेट करता है एग्जांपल को, जब हमारे पास इंडिशियल रूट्स इक्वल हों। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जी, अब क्विकली हम गो थ्रू होंगे। हमारे पास ये सॉल्यूशन है, हमने अज्यूम किया, इसको जब सब्स्टिट्यूट किया फाइनल फॉर्म ये आ गई। यहां से हमारे पास r² इज इक्वल टू 0 आ गया और ये रिकर्सिव रिलेशन आ गया। इसका मतलब है r इज इक्वल टू 0, 0 दो रूट्स हैं इसके, तो r1 0 ले लिया जी। इसका मतलब है रिकर्सिव रिलेशन हमारे पास ये। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो y1 हमारा ये आएगा, ये आप इजीली कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। y1 आ गया ये सॉल्यूशन। जब y1 ये सॉल्यूशन है तो हमें अब y2 भी फाइंड करना है, ठीक है जी। तो y2 कैसे होता है, y1 इंटीग्रल 1/x d ऑफ x, तो ये x आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, ठीक है ना, log ऑफ x, और वो आप जानते हैं आप y1 स्क्वायर, ये बिल्कुल उसी तरह फिर उसको ऊपर ले जाएंगे, मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बात सिखाई। तो हमारे पास ये चीज बनेगी 1 - 8x, ऊपर ले जाके ना -2 पावर बनाएंगे और फिर बायनॉमियल सीरीज से ओपन करेंगे, तो हमारे पास ये टर्म इस तरह से आना शुरू हो जाएंगे। 1/x से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्में आ गई। अब इसको इंटीग्रेट कर लें, log ऑफ x -8x, और इस तरह से टर्में अपीयर होगी। जनाब हमारा सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन क्या होगा, c1y1 इंटू c2y1 प्लस log ऑफ x प्लस y1 इंटू दिस। ये जो log वाली टर्म है ना, ये फिर अलग कर लिया हमने, जैसे उसमें केस में पिछले प्रॉब्लम में हमने की थी, वेयर y1 इज डिफाइंड बाय 20। In case 2, we can also determine y2 of example 9 directly from the assumption 4b। हम यानी ये 20 की तो बात हो गई कि हम जो है
ये जो केस 2 वाला, यानी हमने जो किया था ना, कौन सा केस, जिसमें रूट्स जो डिस्टिंक्ट हो लेकिन उनके दरमियान डिफरेंस एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तो उस सूरत में क्या होता है, एग्जाम्पल 9 में वो हमने डिस्कस किया था। तो ये डायरेक्ट अजम्पशन के जरिए भी हम कम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जनाब हमने तीनों जो केस थे उसके लिए ये प्रॉब्लम्स सॉल्व की। क्या केस थे कि इंडिशियल इक्वेशन के रूट्स अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट हों और उनका डिफरेंस क्या हो, कोई इंटीजर ना हो, तो उस सूरत में हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस मिल जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। फिर दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट हों लेकिन उनका डिफरेंस कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, तो उस सूरत में जरूरी नहीं कि हमें दो सॉल्यूशन मिले, एक सॉल्यूशन भी मिल सकता है। तो दूसरा सॉल्यूशन हम जो है वो फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह से जब रूट्स इक्वल हों तो फिर तो डेफिनेटली एक रूट मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा, और दूसरा सॉल्यूशन हम जो है इस फार्मूले से फाइंड करते हैं, y2 = y1 इंटीग्रल इंटीग्रल p of x d of x over y1 square into d of x। तो अभी हमने तीनों एग्जांपल्स की, तीनों केसेस कंसीडर किए। मुश्किल हैं, एहतियात से कीजिएगा और बहुत केयरफुली कीजिएगा। बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तब जाके ये चीजें समझ आएंगी। और अब आपके लिए मैं दे रहा हूं एक्सरसाइजेस फॉर द प्रैक्टिस। तो क्या है जनाब, आपकी जो एक्सरसाइज 6.2 है ना आपकी बुक की, उसमें आप 1 to 10 प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। इसमें असल में प्रॉब्लम्स हैं कि आप जो रेगुलर और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरह 15 to 24 ये आपके पास जो है फ्रोबेनियस मेथड से है। और इसी तरह प्रॉब्लम 25 to 30 जो हैं, ये जो 3 केसेस हमने कंसीडर किए ना, इनमें से 2 केसेस गालिबन इन एक्सरसाइजेज में आपको मिलेंगे कि इंडिशियल इक्वेशन के रूट्स पे डिपेंड कर रही होती है जो बात। तो जनाब आज के लेक्चर की समरी, आज हमने सॉल्यूशन अबाउट द सिंगुलर पॉइंट्स डिस्कस किया और ये कंटिन्यू है लेक्चर, पिछले लेक्चर की कंटिन्यूटी है। हमने इंडिशियल इक्वेशन के 3 रूट्स के बारे में 3 केसेस डिस्कस किए कि जब रूट्स डिस्टिंक्ट हों और दे डू नॉट डिफर बाय एन इंटीजर, उस सूरत में सॉल्यूशन कैसे होते हैं। जब वो रूट्स जो हैं डिफर बाय एन इंटीजर हो तो रूट कैसे होते हैं। जब रूट्स इक्वल हों तो उस सूरत में हमारे पास सॉल्यूशंस किस तरह के होते हैं। और हमने इससे रिलेटेड फिर एग्जांपल्स भी सॉल्व की। तो आपने नोट किया होगा, हालांकि हमने 2 3 एग्जांपल किए हैं, लेकिन इन पर बहुत टाइम लगा है। तो इसी तरह आपको भी बहुत टाइम लगेगा, हैवी कैलकुलेशन होती है, लिहाजा आप बहुत केयरफुली काम कीजिएगा। तो होपफुली आपको ये जो है तब जाके कहीं आपका इनको प्रैक्टिस बहुत सारी करेंगे तो फिर जाके आप इस काबिल होंगे कि आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।